बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मसल्स के बारे में मालूमात हासिल की थी और स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो है हमने सैर हासिल गुफ्तगू की थी। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मसल से रिलेटेड ही है। कुछ बातें जो रह गई थी वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। जी बच्चों, यहाँ ब्रिजेस से मुराद मायोसिन फिलामेंट के, थिक फिलामेंट के वो ग्लोब्यूलर हेड्स हैं जिनके बारे में हमने पीछे बात की थी कि हर एक ग्लोब्यूलर हेड के अंदर 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं। तो टोटल 4 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं मायोसिन के एक मालिक्यूल के अंदर और 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि उसकी टेल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर ब्रिजेस से मुराद वो मायोसिन के ग्लोब्यूलर हेड्स हैं। आप उसको यूँ ड्रा कर लो। ऐसे कह लें कि ये एक ग्लोब्यूलर हेड है और ये दूसरा ग्लोब्यूलर हेड है। हम ये जानने के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि ये वाले जो ब्रिजेस हैं ये कंट्रोल कैसे होते हैं। ये जब एक्टन के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर इनको छुड़वाया कैसे जाता है। इस बात को मद्देनज़र रखिएगा कि ये वाले जो ग्लोब्यूलर हेड्स हैं इनकी एग्ज़ाम्पल आप पिस्टल के ट्रिगर से ले लो। जब भी आपने फायर करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, उसको कॉक्ड करते हो, उसको आप जो ट्रिगर है वो खींचते हो, उसको लोड करते हो, पिस्टल को ऐसे लोड करते हो। लोड करने के बाद फिर आप उसको यूँ करके शूट करते हो। ऐसे आप फिंगर प्रेस करते हो और जो उसका लोड होता है वो हवा में जो है उसको फेंक देता है बुलेट की सूरत में। तो ये वाले जो ग्लोब्यूलर हेड्स हैं इनको लोड करना है, इनको कॉक करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये वाले ग्लोब्यूलर हेड्स अभी रिलैक्स कंडीशन में मौजूद हैं और इनको हम ट्रिगर करने जा रहे हैं, इनको लोड करने के लिए जा रहे हैं। तो लोड करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एटीपी आए, एटीपी मालिक्यूल अटैच हो और फिर अटैच होने के बाद हाइड्रोलाइज हो जाए। जब वो हाइड्रोलाइज होगा, एटीपी का मालिक्यूल जब हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा, वो एडीपी बनाएगा और प्लस फास्फेट इनऑर्गेनिक बनाएगा। ये 2 चीज़ें बनेगी ना। इस समय क्या रिलीज़ होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। वो जो एनर्जी रिलीज़ होने जा रही है वो इसको क्या कर देगी, ट्रिगर कर देगी, इसको कॉक्ट कर देगी, इसको लोड कर देगी। तो हम थोड़ा समझने की खातिर यूँ करते हैं कि आपके बार हम इसको थोड़ा यूँ शो करते हैं ऊपर की जानिब कि हम कहते हैं कि अब जो ग्लोबुलर हेड्स हैं ये लोड हो चुके हैं, ट्रिगर हो चुके हैं। ये याद रखना, ये एटीपी जो यहाँ हाइड्रोलाइज हुआ है ये अभी भी एडीपी की शक्ल में और फास्फेट इनऑर्गेनिक की शक्ल में यहाँ पर एक साइट है इसकी जहाँ पर फास्फेट इनऑर्गेनिक भी ठहर सकता है फॉर द टेम्परेरी बेस और एडीपी भी ठहर सकता है। और अभी ये किस हालत में है, ये ट्रिगर्ड हालत में है। बात आ गई समझ में। यानी कि ये वाला यहाँ पर अगर आप एक्टिन फिलामेंट को अटैच करेंगे, एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर आएगा कोई, तो अब के बार ये इसको यहाँ पर अटैच होकर इस जगह पे, शर्जील वेयर आर यू, नहीं इधर नहीं, अच्छा, तो ये यहाँ पर अटैच होगा। कोई इस तरह से अटैच नहीं होगा, जस्ट शो करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अटैच होने के बाद इसको खींच लेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसको खींचेगा ये वाला एडीपी और फास्फेट इनऑर्गेनिक यहाँ से भाग जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। एडीपी
और प्लस फास्फेट इनऑर्गेनिक यहाँ से चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगले मरहले में आप देखें, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में आप देखेंगे कि इस तरह से ग्लोबुलर हेड्स मौजूद हैं और अटैच्ड हैं किसके साथ? एक्टिन के साथ। और आप ये तसव्वुर करें कि इस वक्त ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, अटैच होकर इन्होंने खींचा हुआ है। किसको भला? एक्टिन फिलामेंट को, थिन फिलामेंट को खींचा हुआ है। अब हमने इसको यहाँ से छुड़वाना है। ग्लोबुलर हेड्स एक्टिन को छोड़ेंगे तो एक्टिन अपनी पोजीशन पे चली जाएगी, वापस पीछे अपनी पोजीशन पे चली जाएगी, अदरवाइज़ ये उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखेगा। तो अब के बाद ज़रूरी है कि एटीपी आएगा, एटीपी आएगा और जैसे एटीपी यहाँ पर अटैच होगा तो जो बांड होगा ग्लोबुलर हेड का किसके साथ? एक्टिन के साथ, वो मांद पड़ जाएगा। क्या मतलब? कमज़ोर पड़ जाएगा, लूज़ हो जाएगा। क्यों रमज़ान? लूज़ हो जाएगा। जैसे ये लूज़ हो जाएगा तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। लूज़ होने पर क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। अब अगले मरहले में ये यहाँ से डिटैच हो चुका, अगले मरहले में स्टेप नंबर जो 3 होगा उसमें ये वाले जो ग्लोबुलर हेड्स हैं जो अपनी एनर्जी दे चुके हैं कॉन्टैक्ट करने के बाद, अब ये एटीपी यहाँ इनके साथ अटैच हुआ और इन्होंने एक्टिन फिलामेंट को छोड़ दिया। नो एटीपी इज़ गोइंग टू बी हाइड्रोलाइज्ड हियर। अब ये यहाँ पर हाइड्रोलाइज होने के लिए जा रहा है। जैसे एटीपी यहाँ पर हाइड्रोलाइज होगा वो इसको एनर्जी देगा और ये एडीपी और फास्फेट इनऑर्गेनिक की शक्ल में यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एनर्जी देगा और ये फुली कॉक्ड हो जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाएगा। अब के बाद जैसे ही एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज होगी ये फिर उसके साथ अटैच होगा, अटैच होने पर इसको खींचेगा, खींचने के बाद नेक्स्ट क्या? जैसे ही इसको खींचेगा, पुल करेगा, एडीपी और फास्फेट इनऑर्गेनिक घर को चले जाएंगे। फिर डिटैच करवाने के लिए फिर एटीपी आएगा, एटीपी डिटैच करवा देगा, फिर एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, इसको एनर्जाइज करेगा। एनर्जाइज होने के बाद ये अगेन रेडी है अगले साइकिल में दाखिल होने के लिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एटीपी इज़ नेसेसरी फॉर द क्रॉस ब्रिजेस टू गो थ्रू देयर साइकिल। वो अपने साइकिल को मुकम्मल करने के लिए उनको मुसलसल किसकी ज़रूरत होती है? एटीपी की ज़रूरत होती है। जी बेटे क्वेश्चन। अच्छा, एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी कहाँ से आ रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा होता है। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे बनाएगा? पायरुवेट से बनाएगा ना, इसेंशियली पायरुवेट से बनाएगा। वैसे तो दूसरी प्रोडक्ट्स भी रास्ते से आकर दाखिल हो जाती हैं इसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर, लेकिन हम मोटी बात करते हैं कि वो पायरुवेट से बनाएगा। पायरुवेट कहाँ से आएगा? ग्लूकोज से आएगा। ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? फूड से आ रहा है। ये सारा प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा ना तो तभी आएगा ना। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, एक बंदे की डेथ हो जाती है, डेथ मीन नो मेटाबॉलिज्म, कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करेगा? नहीं करेगा ना। साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलिसिस होगी? नहीं होगी। एंजाइम भी काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है, ठप हो गया सब कुछ। एटीपी मौजूद है? नहीं है। बंदा मरा था इस कंडीशन में, यूँ करके उसके जहाँ जहाँ पेयर होते हैं मसल एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, तो जब एक मसल रिलैक्स होता है तो दूसरा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे सीधा यूँ सीधे हाथ करके वो मरा है, तो अब उसके जो पीछे से ट्राइसेप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। आप थोड़ी देर बाद बंदे का बाजू उठाते हो तो वो ऐसे लचकता नहीं है, बल्कि यूँ करके सीधा उठता है, या सीधा उठाने में भी ज़रा मुश्किल होती है, बंदा अकड़ गया। ऐसा होता है? ये नहीं होता। आपने देखा है ना, ये जो बंदे का अकड़ जाना होता है इसको बोलते होते हैं रिगर मॉर्टिस।
क्या बोलते होते हैं? रिगर मॉर्टिस। रिगर बोलते हैं, ये रिगरस से निकला है, शदीद, सख्त, और मॉर्टिस मॉर्टल से निकला है, मर जाना। मैन इज़ मॉर्टल, ये सुना है ना आपने इंग्लिश में, मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है। तो रिगर मॉर्टिस, अब आप यहाँ से बता सकते हैं मुझे कि रिगर मॉर्टिस में किस स्टेप पर आकर जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो फंस जाते हैं और वहाँ से आगे साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता और बंदा अकड़ जाता है। ये जहाँ पर एटीपी आकर अटैच होने थे, इस मरहले पर स्टॉप हो जाता है। एटीपी नहीं है, लिहाजा क्रॉस ब्रिजेस अटैच्ड फॉर्म में रहेंगे। आफ्टर द डेथ विद इन 3 to 4 आवर्स बंदा अकड़ जाता है, 3 to 4 आवर्स बंदा अकड़ जाता है और उसके बाद दोबारा ढीला पड़ जाता है 48 से 72 घंटे के दरमियान में, 72 घंटे से ऊपर। क्यों? कि उसके जो मसल्स होते हैं फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं, फिर क्रॉस ब्रिजेस डिटैच हो सकते हैं। जब आप ऐसे, तो जब क्रॉस ब्रिजेस ही टूट जाएंगे तो उनका मतलब अटैच रहना चाहिए मानीदारत। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना जा रहा था 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिगर मॉर्टिस। तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे भला? ATPs आर नेसेसरी फॉर द ग्लोब्यूलर हेड्स टू डिटैच दैम। ग्लोब्यूलर हेड्स को डिटैच करने के लिए ATP क्या है? नेसेसरी हैं। आफ्टर द डेथ देयर इज नो ATP इन द बॉडी। डेथ के बाद बॉडी में कोई ATP नहीं होता। नो ATP मीन्स ग्लोबुलर हेड्स आर नॉट गोइंग टू बी डिटैच। ग्लोबुलर हेड्स डिटैच नहीं होने जा रहे। नतीजा क्या निकलेगा? डेड बॉडी बिकम स्टिफ, सख्त हो जाती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मॉर्टिस। इस कंडीशन को क्या बोलते हो? रिगर मॉर्टिस बोलते हो। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? क्लियर है? ठीक होगी बात? आगे चलें। ओके कौन सा है जी? कंट्रोलिंग एक्टिन मायोसिन एक्शन या इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस। जी, अभी तक आप ये जान पाए हो थैंक यू, अभी तक आप ये जान पाए हो कि डीटैच करवाने के लिए और जो ग्लोब्यूलर हेड्स हैं उनको एनर्जाइज करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपको ATP ज़रूरी है। अब आप ये जानने जा रहे हो कि जो एक्टिन है, ये कल भी थोड़ी सी ये बात की थी, एक्टिन की एक्टिव साइट को एक्सपोज करने के लिए क्या ज़रूरी है? कैल्शियम आयन ज़रूरी है। तो लेट्स सी इट, इसको हम देखते हैं कि ये काम कैसे होता होगा। जी, आपने ये समझना है कि ये कोई नर्व एंडिंग है, किसी मोटर न्यूरॉन का ये एक्सॉन है या उसके एक्सॉन का एक हिस्सा है, ब्रांच है, एक्सॉन डेंड्रॉन वगैरह का तो आप समझते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर बेटे जो सार्कोलीमा है, मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके साथ इसका यहाँ पर एक जंक्शन बनने जा रहा है। इसको हम बोलते होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये वाला, ये सारा, दिस इज न्यूरो, बोलो बोलो, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। मस्कुलर जंक्शन, जंक्शन का आपको पता है जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये बीच में थोड़ा सा गैप है, इस गैप को हम बोलते होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते होते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आगे जब हम पढ़ेंगे ना, नर्व सेल्स को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें डिटेल से आएंगी, इसलिए मैं उस दिन पे उठा रखता हूँ इसको। ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जब भी आप स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का इरादा करते हो तो एक नर्व इम्पल्स दौड़ती हुई मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक पहुंचती है। दर हकीकत इस एक्सॉन से इस मसल फाइबर तक उसको पहुंचाना है, उस नर्व इम्पल्स को। यहाँ जंक्शन पर पहुंचकर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स खारिज होते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है एक्सॉन का, ये फॉल करता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। कहाँ फॉल करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर फॉल करता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज़ होते हैं उनमें मेजर जो है वो एसिटाइल कोलाइन है, ए कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलाइन यहाँ पर खारिज होकर इस जो सार्कोलीमा है इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल आयोनिक चेंजेस पैदा करता है। कुछ यहाँ पर जो आयन गेट होते हैं वो खुलते हैं और कुछ आउटफ्लक्स होता है, कुछ इनफ्लक्स होता है। यहाँ मैं डिटेल से बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो आगे हमने करनी है, मामला ज़्यादा पेचीदा ना हो जाए। ये वाला जो करंट है यहाँ पर पैदा होने वाला, ये सीधा सार्कोलीमा का, ये देखिए ये नीचे मैंने टी शेप एक ट्यूब्यूल बनाई है, ये बहुत ज़्यादा होती हैं हर एक मसल फाइबर के ऊपर। उसकी जो सार्कोलीमा होती है वो एक जगह पर ट्यूब बनाकर अंदर चली जाती है और अंदर तक किस लेवल तक पहुंच जाती है? मायोफिब्रल के लेवल तक। सपोज़ कि ये एक मायोफिब्रल है, तो मायोफिब्रल को ये इनर वेट कर रही है, यानी कि ये इसको लपेट रही है मायोफिब्रल को। किस पॉइंट पर? ये बात ज़हन में रखना, ये मायोफिब्रल है और इसके अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स हैं। देखी थी ना ये बात हमने। और आपको ये भी मैंने बताया था कि वो सार्कोमेयर्स बनते हैं, छोटे छोटे पैचेस बनते हैं जो कि कंट्रक्टाइल यूनिट्स होते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये जो ट्यूब बनी है यहाँ पर, इसको हम ट्यूब्यूल बोलते होते हैं। ये आप समझ रहे हैं, टी की शेप में बनती है इस तरह से। ये जो बनी है तो ये एक मायोफिब्रल के ऊपर से गुजर रही है, उसको लिपट रही है। किस पॉइंट पर लिपट सकती है? मोस्ट प्रोबेबली ये जी लाइन पर से गुजरेगी। अब आपको पता है जी लाइन आई बैंड के मिड में होती है। अगर कल जाके आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जी लाइन कहाँ पर होती है? आई बैंड के मिड में होती है। या तो ये जी लाइन पर से गुजरेगी या फिर ये जहाँ पर जंक्शन है ए बैंड का और आई बैंड का, ए आई जो जंक्शन होगा उस जगह पर ये वहाँ से ये गुजर रही होगी। मकसद फितरत का क्या है? नेचर क्या करना चाहती है? नेचर उस इम्पल्स को जो यहाँ पर आई है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, नेचर इसको अल्टीमेट लेवल तक पहुँचाना चाहती है। मायोफिब्रल्स के अंदर ही सार्कोमेयर्स होते हैं और दर हकीकत वहाँ से इनिशिएट होती कंट्रैक्शन, फिर मायोफिब्रल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है और मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट करने से फिर मसल बंडल और पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे होता है ना। तो अगर वो मैसेज नीचे तक जाए, अल्टीमेट लेवल तक जाए, तो जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रिसाइज भी होगा और ज़बरदस्त भी होगा। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कि जब इस ट्यूब्यूल के अंदर जो बाहर वाला फ्लूइड होता है यहाँ पर मौजूद है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या नहीं होता? होता है ना। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर भी मौजूद है ताकि इसमें कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ पर पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आयोनिक फ्लक्स है, वो इस ट्यूब्यूल के ज़रिए अंदर तक चला जाएगा। किस लेवल तक चला जाएगा? मायोफिब्रल के लेवल तक।
और एक मायोफिब्रिल को इनरवेट करेगी ये ट्यूब किस पॉइंट पर जाकर, जी लाइन पर या ए आई जंक्शन के ऊपर, जहाँ पर ए बैंड और आई बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उनका जंक्शन बन रहा है, वहाँ पर जाकर इसको करेगी। लेकिन अभी ज़रा ठहरिएगा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर पहले थोड़ी सी हाईलाइट की थी, आज हम उसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। आपने देखा कि मैंने जब मसल फाइबर का आपसे तारुफ करवाया, मसल सेल का, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा बोलते हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसका जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हवालों से मुनफरिद है। एक तो इसके पास राइबोसोम्स अटैच नहीं होते इसके ऊपर, एक तरह का स्मूथ होता है ये, और दूसरा ये स्पेशल किस्म के आइंस, वो कौन से आइंस है, कैल्शियम आइन। कैल्शियम आइन का ये एक स्टोरेज होता है, और यूँ समझ लें कि कैल्शियम आइन इसके अंदर ऐसे मौजूद होते हैं जैसे आपने फिज़िक्स में फोटोकॉपियर मशीन पढ़ते हुए ड्रम के अंदर आइंस को पढ़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ा है कि वो बेताब होते हैं बाहर निकलने के लिए, जहाँ लाइट पड़ती वहाँ से वो पॉप आउट हो जाते हैं, जहाँ से लाइट नहीं पड़ती वहाँ से नहीं, और वहाँ वो ब्लैक हो जाता है, फोटोकॉपी तैयार हो जाती है। आप इसको उसी ज़मन में समझ लें कि जो कैल्शियम आइंस हैं दे आर रेडी टू कम आउट, वो बाहर आने के लिए तैयार हैं, जस्ट वो इस इंतज़ार में है कि दरवाज़ा कब खुले, जब दरवाज़ा खुलेगा वो भाग के बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बैग्स से बने हुए हैं, इसके इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द इधर भी और इधर भी, वो जो बैग्स से बने हुए हैं, मैं इस कलर से शो करता हूँ, ये देखें, उनको सिस्टर्न्स बोलते हैं, सिस्टर्न्स। समझाने के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इसको, ये कोई टिपिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको स्कीमेटिकली शो कर रहे हैं। इस तरह से उसके बैग्स हैं, इर्द गिर्द सिस्टर्न्स हैं, इनके अंदर मौजूद है कैल्शियम आयन। नो द कैल्शियम आयन वांट्स टू कम आउट, ये बाहर आना चाहता है। ये कैसे बाहर आएगा आप ज़रा गौर करना। जैसे ही यहाँ से नर्व इम्पल्स आएगी, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स खारिज होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर इस मेम्ब्रेन के अंदर जो मुख्तलिफ मौजूद आयोनिक गेट्स हैं उनको खोलेंगे, तो डिफरेंस पैदा होगा, आइंस का आउटफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स होगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो ये दर हकीकत यहाँ जो पैदा होने वाला फ्लक्स है वो ट्यूब्यूल के ज़रिए अंदर तक जाएगा, मायोफिब्रिल के लेवल तक। जैसे ये फ्लक्स यहाँ से गुजरने लगेगा तो इन सिस्टर्न्स के अंदर मौजूद होंगे पोटेंशियल सेंसिटिव गेट्स, ख़ास किस्म के पोटेंशियल पर जो ओपन हो जाने वाले गेट्स हैं वो मौजूद होंगे और वो खुल जाएंगे। यहाँ एक थ्रेश होल्ड पोटेंशियल जब आएगा, द मिनिमम पोटेंशियल विच कैन क्रिएट रिस्पॉन्ड, या मिनिमम पोटेंशियल जो कि प्रोपोगेट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, एक्शन पोटेंशियल की सूरत इख्तियार कर सके, उसको हम बोलते होते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। तो या उसको स्टिमुलस की ज़बान में अगर आप समझना चाहें तो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस अगर आएगा तो इतना पोटेंशियल पैदा होगा कि यहाँ तक पहुँच कर वो इन गेट्स को खोल देगा। जैसे ही ये गेट्स खुलेंगे, लॉट ऑफ कैल्शियम विल कम आउट, बहुत सारा कैल्शियम बाहर आ जाएगा। लो बच्चों, मसला हल हो गया। जब ये कैल्शियम बाहर आ गया तो अब क्या होगा भला? अब इसको, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, हम यहाँ पर उसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको लेकर आते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि एक्टिन जो है वो बीडेड फॉर्म में होती है। जल्दी से हम कोशिश करते हैं बीड बनाने की, बीड ना भी बने तो हमने रस्सी तो बना ही लेनी है इसको। ऐसे ही था ना? जी, तो एक्टिन के ऊपर किसको ओवरलैप किया था? ट्रोपोमायोसिन को ओवरलैप किया था। ये जी ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन उन तमाम जगहों पर इसको घेर लेती है जिन जगहों पर इसके एक्टिव साइट्स मौजूद होते हैं। और इसके ऊपर किस प्रोटीन को लगाया था, याद है? ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड है। एक एंड इसका किसके साथ अटैच होता है? एक्टिन के साथ। दूसरा किसके साथ? ट्रोपोमायोसिन के साथ। और तीसरा खाली खड़ा होता है किसके इंतज़ार में?
कैल्शियम के इंतज़ार में। जी अली बेटा, अच्छा, कैल्शियम के इंतज़ार में ऐसे हाथ करके ऊपर खड़ा हुआ, तो यहाँ से कैल्शियम आ गया, कैल्शियम भागा भागा यहाँ अटैच हो जाएगा। जैसे कैल्शियम यहाँ अटैच हो जाएगा तो इसने अपना मुंह मरोड़ लेना है। जैसे बंदे की जेब में पैसे आ जाएं तो वो अपना ज़रा चेंज कर लेता है, उसका रुख तब्दील हो जाता है। इसके हाथ में कैल्शियम आ गया, इसने झूलना शुरू कर दिया ऐसे मस्ती के आलम, ठीक है। तो मस्ती के आलम जब ये ऐसे झूलेगी, अपनी कन्फिग्रेशन को चेंज करेगी, तो ऊपर से स्लिप हो जाएगी कौन भला? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जैसे ही स्लिप होगी तो एक्टिन के ऊपर मौजूद जो एक्टिव साइट्स होंगी, जिन्होंने किसके साथ अटैच होना है? ग्लोब्यूलर हेड्स के साथ, क्रॉस ब्रिजेस के साथ अटैच होना है, वो नंगी हो जाएंगी, वो एक्सपोज हो जाएंगी। जैसे वो एक्सपोज होंगी, नो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोब्यूलर हेड? दे आर वेटिंग फॉर द एक्टिन टू कम। वो तो इंतज़ार में है, ऐसे मैग्नेट की तरह। जैसे एक्टिन ऐसे करके लगेंगे, उसको पकड़ के खींच देंगे, ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पर आप ये देखें, वैसे ये थिक फिलामेंट को हम थिन ही करके बना रहे हैं, चलो आपको मालूम है ना ये थिक होता है, वैसे हम समझने के लिए इसको हमने बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया। अब ये जो ग्लोब्यूलर हेड्स हैं, ये यहाँ पर इसके साथ अटैच होंगे और अटैच होने के बाद इसको खींच देंगे। जैसे इसको खींच दिया, नो व्हाट डू यू नीड टू डीटैच देम? अब इनको डीटैच करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? एटीपी की ज़रूरत है। और एक्टिन को एक्सपोज करने के लिए किसकी ज़रूरत है? कैल्शियम की ज़रूरत है। तो बेटे अगर कैल्शियम यहाँ मौजूद रहे ऐसे ही, तो एक्टिन तो एक्सपोज रहेगी। आप इधर एटीपी से छुड़वाएंगे, वो फिर पकड़ लेगा, आप छुड़वाएंगे, वो फिर पकड़ लेगा। इट मीन्स कि आपकी एनर्जी तो फिर ज़ाया होती रहेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे ही इधर से ये डिटैच हो गई, इधर से कैल्शियम को उतार कर वापस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, यूँ समझ ले फौजी आएगा डंडा लेकर, चलो भाई घरों को चलो वापस, तो ये चारों ना चार कैल्शियम वापस चले जाएंगे और दोबारा एक नए एक्शन पोटेंशियल का वेट करेंगे। जब नया एक्शन पोटेंशियल आएगा, इस बात में यहाँ पे खड़े हुए कितनी दफ़ा आप इमेजिन करें कि कैल्शियम अटैच हो चुके हैं, एटीपी आ चुका है, और ये मुसलसल, ये सिर्फ हाथों में नहीं है, ये मेरा जबड़े का जो मसल है वो भी स्केलेटल मसल है, मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रहा हूँ। तो जितने स्केलेटल मसल इस वक्त काम कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस वहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना क्विकली रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रही है, एटीपी जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इस दौरान यूँ कि हीट भी पैदा होती है, इसी वजह से जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आता है, गर्मी महसूस होती है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, ये बात तो हमने देख ली कि कंट्रोलिंग एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस। मैं एक क्विक रिपीट देता हूँ आपको। आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये एक मसल फाइबर है, एक मायोसाइट है, एक मसल सेल है। क्या मैंने कोई तीन बातें की हैं? एक ही बात की है, एक ही बात की है ना। अच्छा, इसलिए कि आप याद रखें, दोहराने के लिए कि यहाँ पर एक एक्सॉन या एक्सॉन की कोई ब्रांच वहाँ पर आकर इस मसल फाइबर के साथ आकर एक जंक्शन बना रही है। इसको क्या बोला है आपने? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम ये होता है कि पीछे से जो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होता है उसको आगे ट्रांसफ़र करना, जो मोटर न्यूरॉन में आ रहा है उसको मसल फाइबर में ट्रांसफ़र करना। तो मसल फाइबर में जैसे ये एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर अटैच होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस वाक़या होंगी, और ये दर हकीकत ये वाला जो फ्लक्स है वो इस ट्यूब्यूल के ज़रिए से किस लेवल तक चला जाएगा? मायोफिब्रिल के लेवल तक चला जाएगा। और मायोफिब्रिल को इनरवेट करेगा किस पॉइंट पर? जी लाइन पर, ये ए आई जंक्शन के ऊपर। जब यहाँ से गुजरने लगेगा तो इर्द गिर्द मौजूद जो सिस्टर्न्स होंगे किसके भला? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो वोल्टेज सेंसिटिव गेट्स रखते हैं। वहाँ से जैसे वोल्टेज पास होगा वो गेट्स खुल जाएंगे, वहाँ से कैल्शियम बाहर आएगा, कैल्शियम बाहर आकर ट्रोपोनिन को लगेगा, ट्रोपोनिन अपनी कन्फिग्रेशन में तब्दीली लाएगी, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करेगी, एक्टिन एक्सपोज होगी, ग्लोबुलर हेड्स अटैच होंगे और कंट्रक्शन हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये वाला जो ट्यूब्यूल का सिस्टम है, ये एक मसल फाइबर में मैनी मोर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको टी सिस्टम बोलते होते हैं।
इस एक को ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कह सकते हैं आप, और फिर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स का जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे, टी सिस्टम। क्या बोलेंगे, टी सिस्टम। अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी पॉकेट में, व्हाट इज टी सिस्टम। तो अब आप बता सकते हैं कि जो सार्कोलीमा होती है वो इन्वेजिनेट करती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एंड दैट स्ट्रक्चर गोज डाउन अप टू द मायोफिब्रल लेवल, मायोफिब्रल लेवल तक चला जाता है, एंड मैनी दीज ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए मसल फाइबर, सो दे ऑल टुगेदर मेक ए सिस्टम कॉल्ड टी सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं बेटे, टी सिस्टम बोलते हैं। अब जरा अगली बात को समझिएगा, 2 नंबर का, एक तो टी सिस्टम, एक क्वेश्चन है आपका टी सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मसल ट्राइएड्स। आपको याद होगा, अगर याद है तो, डोब्राइनर के ट्राइएड्स केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, केमिस्ट्री में ट्राइएड्स पढ़े थे, नहीं याद यार, इतनी आपकी कमज़ोर मेमोरी है जी। डोब्राइनर के ट्राइएड्स, एक डोब्राइनर साइंटिस्ट था, उसने कहा था जी 2 जो करीब करीब 3 एलिमेंट है ना, अगर उनके मैस को जमा करें और तीसरे पे गालबन डिवाइड कर दें तो तीसरे का जो मैस है वो इस तरह से आता, कुछ इस तरह की बात थी। हाँ जी, तो उससे मिलती जुलती बात, ठीक है। अब देखें ये ट्राइएड बनता है, ये देखें बेटे, एक सिस्टर्न इधर है, दूसरा सिस्टर्न इधर है, बीच में एक ब्रदर खड़ा हुआ है, एक सिस्टर इधर, एक सिस्टर इधर, ठीक हो गया। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, मसल ट्राइएड्स। क्या बनाते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल एंड एडजेसेंट सिस्टर्न्स टुगेदर मेक मसल ट्राइएड। ये क्या बनाते हैं, मसल ट्राइएड बनाते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। एनी डाउट अली भाई, कोई डाउट, मुस्तनसर, महद, ताहिर, रमज़ान, शर्जील और बाकी सारे स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है बेटे। जी एसिटाइल कोलाइन, कोलाइन बेस है, एसिटाइल एसिटिक एसिड से है, एसिटिक एसिड और कोलाइन जब आपस में मिलते हैं तो एसिटाइल कोलाइन बनता है। कोलाइन फास्फोलिपिड नहीं है, फास्फोलिपिड कोलाइन के मिलने से बनता है। मैं समझ रहा हूँ आप वो उसकी बात कर रहे हैं, लेसिथिन की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, बेस है, नाइट्रोजनस बेस। अच्छा यहाँ से आगे चलें जी। अब आगे है ऑल और नन रिस्पॉन्स। ऑल और नन रिस्पॉन्स, व्हाट इज ऑल और नन रिस्पॉन्स, इट इज़ टू मच इंटरेस्टिंग। हाँ जी, ऑल और नो और नेवर वाली बात, ऑल और नन रिस्पॉन्स। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, जगह जगह पे आपको देखने में मिलता है। कल भी थोड़ी सी बात हुई थी, आज हम डिटेल से बात कर रहे हैं, ये बात मैं दूसरी दफ़ा रिपीट दोहरा चुका हूँ। ऑल और नन रिस्पॉन्स में आम तौर पर एक मसल को एक मोटर नर्व, देखिए मैं मोटर नर्व की बात कर रहा हूँ, वो उसको कनेक्शन देते हैं। एक मोटर नर्व में कई एक मोटर न्यूरॉन होते हैं, मैनी मोटर न्यूरॉन्स आर देयर, ठीक है। तो जो एक मोटर न्यूरॉन होता है, एक मोटर नर्व पूरे मसल को दे रही सप्लाई। आप थोड़ा सा हम इसको विजुअलाइज करते हैं, ये देखिएगा। जी बेटे, ये एक मसल है और इधर से एक सपोज के एक मोटर नर्व आ रही है, इसको सप्लाई दे रही है मोटर नर्व। इस मोटर नर्व के अंदर बहुत सारे मोटर न्यूरॉन हैं। ये देखें, ये कोई एक मोटर न्यूरॉन जा रहा है, ये कोई दूसरा जा रहा है, ये कोई तीसरा जा रहा है। इस एक मोटर न्यूरॉन को पकड़ लेते हैं, इसको हम यहाँ से खोल के यहाँ ले आते हैं। ये एक मोटर न्यूरॉन आ रहा है, इस मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन से बहुत सारे फाइबर निकलते हैं। ये एक फाइबर निकल गया, ये एक निकल गया, ये एक निकल गया, ये एक निकल गया, ये एक निकल, मैनी आर थे, ठीक है। आप ज़रा देखिए, ये कोई एक मसल फाइबर पड़ा हुआ है, इसने इसको कनेक्शन दे दिया। इधर कोई दूसरा मसल फाइबर पड़ा हुआ है, इसने इसको कनेक्शन दे दिया।
यहाँ कोई तीसरा मसल फाइबर पड़ा हुआ है, इसको कनेक्शन मिल गया, ये भी एक मसल फाइबर है जी, इसको भी कनेक्शन मिल रहा है, और ये भी एक मसल फाइबर है और इसको भी कनेक्शन मिल रहा है। ये तो अब एक 5वीं क्लास के स्टूडेंट को भी अगर ये बात पूछी जाए तो वो कहेगा कि जब पीछे से एक एक्शन पोटेंशियल आएगा तो इस एक्सॉन के साथ अटैच या इस मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ, ये एक जो मोटर न्यूरॉन है इसके साथ अटैच जितने भी मसल फाइबर हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनाएंगे एक यूनिट। ये क्या बनाएंगे? एक यूनिट बनाएंगे। इसको बोलेंगे मोटर यूनिट। कंट्रैक्शन कितनी सख्त है, कितनी सॉफ्ट है, इसका ताल्लुक है कि उसमें कितने मोटर यूनिट हिस्सा ले रहे हैं। जितने मोटर यूनिट ज़्यादा हिस्सा लेंगे कंट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग होगी, और जितने मोटर यूनिट कम हिस्सा लेंगे कंट्रैक्शन उतनी सॉफ्ट होगी, स्लो होगी। लेकिन बात ज़रा इससे अगली करनी है। ये तो मोटर यूनिट आपको बता दी, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब आप मोटर यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द मसल फाइबर्स सप्लाइड बाई वन मोटर न्यूरॉन या इनरवेटेड बाई वन मोटर न्यूरॉन मेक ए मोटर यूनिट। आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है। तो वो एक मोटर यूनिट बनाते हैं। मोर द मोटर यूनिट्स स्ट्रोंगर द कंट्रैक्शन। जितने मोटर यूनिट होंगे कंट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन आप ज़रा देखिएगा, अगर हम इस एक मसल फाइबर की तरफ आ जाते हैं, इस मसल फाइबर में जितने भी मायोफिब्रल्स हैं, जब ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सारे करेंगे। अगर उनमें से एक भी कहेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज काम पे नहीं जाना चाहता, तो उसके साथ ही सारे कहेंगे कि हम भी काम पे नहीं जाएंगे। इट मीन्स एक मोटर यूनिट में यूं तो हो सकता है कि ये एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, 1 2 3 4 ये कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मसल फाइबर में एक मायोफिब्रल कॉन्ट्रैक्ट ना करे और बाकी 10 20 15 या जितने भी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात पहले पढ़ी आपके। एक मोटर यूनिट में ये तो हो सकता है कि ये एक मसल फाइबर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ये 1 2 3 4 ये कर जाए, ये एक ना करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रल्स हैं वो उनमें से एक रिस्पॉन्ड न करे और बाकी करें। या तो सब करेंगे या कोई भी नहीं करेगा। इसको बोलते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स। ऑल और नन रिस्पॉन्स में ये बात कंफ्यूज मत कर देना। ये हम बात करें सिर्फ एक मसल फाइबर की। तो एक मसल, आप इसको सीधे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि मसल फाइबर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है या नहीं करता, बीच वाली बात ही नहीं होती। मसल फाइबर या कॉन्ट्रैक्ट करता है या नहीं करता। ये ना कहेंगे इतना कॉन्ट्रैक्ट करता, थोड़ा करता, ज़्यादा करता, नहीं। मसल फाइबर फुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट या लूज कैसे होती है वो डिपेंड करता है कि कितने मोटर यूनिट कंट्रैक्शन में हिस्सा ले रहे हो, उन मोटर यूनिट्स में कितने मसल फाइबर हिस्सा ले। बात आ गई समझ में? इसी वजह से हम बड़े रिदमिक तरीके से पियानो बजाते हुए हमारी उंगलियों की जो हरकत होती है वो और होती है, और किसी को वैसे बजाते हुए हमारा जो हैंड होता है उसकी हरकत जो है वो और होती है। तो यहाँ पर ऑल और नन रिस्पॉन्स की फ़िलॉसफी भी आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें।